हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर्स का 7th वीडियो है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अभी तक आपको जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है @डॉक्टर बायोटेक्स और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दिस सेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं वो देखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम ओएम भी लिख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा, ओएम। तो आप अगर इन दोनों मेम्ब्रेन को देखोगे तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखेगा। कैसा दिखेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसे इनवेजिनेशन नहीं दिखेगा जैसे कि आपको इंटरनल मेम्ब्रेन पे या फिर इनर मेम्ब्रेन पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के साथ में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि डीलिमिटिंग लेयर किसे बोलेंगे। ठीक है, आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि डीलिमिटिंग लेयर हम किसे बोलते हैं। डीलिमिटिंग लेयर का मतलब होता है कि वो लेयर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को उसकी आउटर की बाउंड्री को बनाए, यानी जो सेल है उसकी आउटर बाउंड्री को जो मेम्ब्रेन बनाता है उसे हम डीलिमिटिंग लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें डिलिमिटिंग लेयर कौन सा हो जाएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन। राइट, आउटर मेम्ब्रेन ये कैसा है, डिलिमिटिंग लेयर, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर बाउंड्री को बनाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, डिलिमिटिंग लेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों कि ये जो इनका आउटर मेम्ब्रेन है यहां पे पोरिन्स चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स। इसे हम क्या बोलेंगे, पोरिन्स। ठीक है, पोरिन्स एक टाइप का प्रोटीन से बना होता है या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्रोटीनेशियस चैनल, है ना। तो प्रोटीन से बना है, इसके लिए इसके हम प्रोटीनेशियस चैनल भी बोल सकते हैं। एक पोरिन्स नाम का ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका क्या हेल्प है कि ये प्रोटीन या फिर ये पोरिन्स के हेल्प से इनमें होता है ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। बिकॉज ऑफ द पोरिन्स की ट्रांसपोर्ट होता है तो इसीलिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगा, मोर परमिएबल या फिर परमिएबल। ठीक है, परमिएबल का मतलब होता है कि जो भी आउटर चीजें हैं, आउटर मॉलिक्यूल्स है, आउटर सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूट्स है, वो क्या होना, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, परमिएबल। ठीक है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, परमिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, वो आसानी से इसके अंदर जा सकता है। क्यों, क्योंकि इस मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, पोरिन्स। क्या प्रेजेंट है, पोरिन्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि दूसरी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े दूर पे ये ऐसे इनवेजिनेट या फिर इनफोल्डिंग के फॉर्म में दिखेगा। इसके लिए इसे हम लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि ये पोरिन्स चैनल्स इस इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होता, इसके लिए ये एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है। क्या होता है, लेस परमिएबल।
ठीक है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होता है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे पोरिन्स चैनल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कुछ स्पेस है। क्या है? स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर कंपार्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इनर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड आउटर कंपार्टमेंट्स, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब दो मेम्ब्रेन की जगह को हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला रीजन है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर कंपार्टमेंट। उसको आउटर बोला तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, या फिर दूसरा नाम हम दे सकते हैं मैट्रिक्स। इसे ही हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। इतना समझा आपको? तो ये जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स पूरे इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड स्पेस में होमोजीनियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ? ये जो मैट्रिक्स है, इनसाइड जो भी फ्लूइड्स होंगे वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होंगे? सेम होंगे। ये अलग अलग फॉर्म में नहीं होंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर होमोजीनस। क्या लिख सकते हैं? होमोजीनस। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन की एक और बात करते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस। एटीपी की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? इनसाइड द, या फिर इन इनर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसके वजह से वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर जब पढ़ेंगे वो मैं तभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है, एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ईटीएस हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, वो कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इन द मैट्रिक्स हम वापस से वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होते हैं, कौन कौन से साइकिल्स चलते हैं जिसके वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इन द मैट्रिक्स यहाँ पे भी एक साइकिल होता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल से भी क्या मिलेगा हमें? एटीपी। क्या मिलेगा हमें? एटीपी। तो ये जो एटीएस है या फिर क्रेब्स साइकिल है, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल्स कहाँ पे हो गए और एटीएस कहाँ पे हो गए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे कि एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे भी हो रही है और एटीपी का सिंथेसिस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, इतना समझा आपको? आउटर कंपार्टमेंट्स एंड इनर कंपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ कुछ जगह पे कैसा है? अंदर की साइड में इनफोल्डिंग है। तो हम लिख सकते हैं इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, है ना? आयम मतलब इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्रिस्टे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़े थोड़े जगह पे ऐसे इनफोल्ड फॉर्म में क्यों है। ठीक है, हमने डायग्राम जब भी पढ़ा था सेल्स का, तो उसमें हमने इनर मेम्ब्रेन में देखा था कि मीजोजोम से एक स्ट्रक्चर है जो इनफोल्डिंग या फिर इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
है ना, उसका हिस्सा था जो कि इनवेजिनेशन होके स्ट्रक्चर बन रहा था और उसमें रेस्पिरेशन हो रहा था। और वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई थी। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया दे हैव मोर टू मोर इंजाइम सेक्शन, ठीक है, एंड मोर टू मोर वर्क टू रेस्पिरेशन, ठीक है। एस लाइक दिस कि यहाँ पे भी जो इन्वेजिनेशन है या फिर इनफोल्डिंग है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? एंजाइम एक्शंस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया क्या होगा? मोर एंजाइम एक्शन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंजाइम्स एक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज है। कहाँ पे? ये क्रिस्टे में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखोगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में आपको एक लट्टू टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये फुलफिल होता है। तो ऐसे लट्टू टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखाई देगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूं, F1 F0 पार्टिकल, या तो आप ये बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजोम, या फिर एटीपी सिंथेस। क्या बोल सकते हैं? एटीपी सिंथेस, ठीक है। आप देखेंगे ये जो लट्टू टाइप का स्ट्रक्चर है वो इनर मेम्ब्रेन से निकला हुआ दिखाई देगा, जिसे हम F1 F0 पार्टिकल बोलेंगे, या फिर ऑक्सीजोम्स, या फिर एटीपी सिंथेस, ठीक है। एक टाइप का एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, राइट। अब इसे हम देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम हेड बोलेंगे, ठीक है। इस पार्ट में ये हेड पार्ट हो गया, ये हो गया इसका स्टॉक, और ये हो गया इसका बेस। इसे हम F1 पार्ट बोलेंगे और इसे हम F0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F0, ठीक है। इस F1 पार्टिकल या फिर F1 पार्ट में, यानी हेड रीजन में, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, उसका एक स्टेप आपको दिखेगा जो इस F1 पार्टिकल्स में होगा, और उसके वजह से एटीपी का सिंथेसिस होगा। क्या होगा? एटीपी का सिंथेसिस। कैसे? कि एडीपी प्लस आईपी इक्वल टू क्या फॉर्म होगा? एटीपी। क्या फॉर्म होगा? एटीपी। ये क्या है? स्टेप ऑफ ETS, ठीक है, स्टेप ऑफ ETS, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक स्टेप आपको देखने को मिलेगा जहां पे एटीपी का सिंथेसिस होगा ड्यू टू एडीपी प्लस आईपी। कहां पे? इन द पार्ट ऑफ हेड F1 रीजन में। कहां पे? F1 रीजन में। ये हो गया स्टॉक और ये हो गया बेस, ठीक है। बेस को हम F0 बोलेंगे। आप देखेंगे कि ये जो हेड रीजन है वो किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स। तो जो ये हेड रीजन है वो किसकी तरफ आपको दिखेगा? टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, ठीक है। और ये F0, ये जो F0 होगा, ये जो F0 होगा वो आपको इनर मेम्ब्रेन की तरफ दिखेगा, या फिर आउटर मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन और जो ये इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों में जो भी एंजाइम्स होगा, बोथ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट एंजाइम्स। उनमें जो भी एंजाइम्स होगा दोनों में, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों में सेम एंजाइम्स नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, आपके बुक में लिखा है कि इन द माइटोकॉन्ड्रिया आपको एक सिंगल सर्कुलर, है ना, सिंगल सर्कुलर क्या दिखेगा, डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल सर्कुलर डबल मेम्ब्रेन, डबल स्टैंड भी बोल सकते हैं, डबल स्टैंड बोलो, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंड आपको क्या दिखेगा, डीएनए। क्या दिखेगा, डीएनए। इन द माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव ओन डीएनए, जो कि सिंगल है, सर्कुलर है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ आरएनए भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा, आरएनए। कौन से टाइप के, टीएमआर, ये क्या है, आरएनए के टाइप है। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, यानी डीएनए का चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको बताएंगे, 12th में है, तब वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ सम टाइप्स ऑफ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको राइबोसोम भी बताया है। क्या बताया है, राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है वो कितने एस होगा, मैंने पहले बताया है 70 एस। कौन सा, 70 एस, ठीक है। जब इनके पास राइबोसोम है तो राइबोसोम की हेल्प से, आरएनए की हेल्प से, डीएनए की हेल्प से ये खुद के लिए भी क्या कर सकते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन। तो हम लिख सकते हैं कि दे हैव ओन मशीनरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, है ना। हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो राइबोसोम्स है एक एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के लिए मशीन की तरह काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारी जगह पे एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलेगा, लेकिन उनके खुद के पास भी राइबोसोम्स होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, जिसके हेल्प से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके हेल्प से वो एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का एंजाइम से, खुद का डीएनए है, और ये खुद भी एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके लिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले भी बोलते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हम एटीपी सिंथेसिस या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दे हैव ओन राइबोसोम्स, आरएनए एंड डबल स्ट्रैंड सिंगल सर्कुलर डीएनए। ड्यू टू हेल्प ये क्या कर सकते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। इसके वजह से हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वापस से एक बार देख लेते हैं, ये दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन आपको कंटिन्यूअस दिखेगा, ये एक डिलिमिटिंग लेयर है और मोर परमिएबल होता है कि कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट यहाँ से इजीली क्रॉस कर सकता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ये एक इनवेजिनेशन या फिर इनफोल्डिंग हो जाता है, तो उसे हम क्रिस्टे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेस परमिएबल है, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन में आपको पोरिन्स चैनल्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ETS होता है। यहाँ पे देखो दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट को हमने क्या बोला, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जगह है। नेक्स्ट है इनर कंपार्टमेंट, जिसे हमने मैट्रिक्स बोला। ये होमोजीनस मिक्सचर है, बिकॉज इनमें जो एक्वस फ्लूइड्स होता है वो हर जगह सेम नेचर का होता है। यहाँ पे आपको क्रेब्स साइकिल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आपको इनर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा लट्टू टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें हेड, स्टॉक एंड बेस प्रेजेंट होगा। हेड को हमने बोला F1 पार्टिकल्स या फिर F1, ये एक मैट्रिक्स की तरफ होता है, जो इसका डायरेक्शन होता है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको हम F1 F0 पार्टिकल बोलेंगे, या फिर ऑक्सीजोम्स या फिर एटीपी सिंथेस। नेक्स्ट,
इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल डीएनए देखने को मिलेगा, आपको आरएनए भी देखने को मिलेगा और राइबोसोम देखने को मिलेगा 70S। यहाँ पे आपको जो इनफोल्डिंग फॉर्म है इनर मेम्ब्रेन का, उसे हम क्रिस्टे बोलेंगे। यहाँ पे ये जब ये इनफोल्ड हो रहा है, इसके वजह से जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे एंजाइम एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों भी, उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम और माइटोकॉन्ड्रिया के सब स्टेप। ठीक है, अब इसको हम थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो बताना जरूरी है, आपको नोट्स में लिखाना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया इजीली विजिबल नहीं होता। ठीक है, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको आसानी से नहीं दिखेगा। जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेन नहीं करेंगे या फिर कोई डाई नहीं डालेंगे, तब तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया इजीली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि नॉट टू इजी विजिबल इन माइक्रोस्कोप अनलेस क्या स्टेन विथ डाई, है ना। डाई के साथ में जब तक आप सेल्स के अंदर डालेंगे नहीं, तब तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा। ये डाई का नाम क्या है? जेनस ग्रीन। इसको आप याद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये जेनस ग्रीन नाम का एक डाई है, जो कि हम अगर सेल्स के अंदर डाल गए हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एब्जॉर्ब करेगा या फिर उसमें जाके ज़्यादा वो फुलफिल होता है। उसके बाद ही आपको माइक्रोस्कोप में ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? टू नॉट इजी विजिबल इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे शेप के होते हैं? साउसेज या फिर सिलिंड्रिकल इन शेप। सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो कितना होता है? 0.2 से लेकर 1 म्यूमीटर। अगर हम एवरेज डायमीटर की बात करें तो 0.5 म्यूमीटर। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, जो इनका लेंथ होता है वो 1 to 4.1 म्यूमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलेगा। एटीपी सिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम से, खुद का डीएनए है और खुद का आरएनए है, जिसके हेल्प से वो खुद ही अपने लिए खाना बना सकता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको क्या नाम दिया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखो, अभी कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा या फिर जो उसका वर्क होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया या फिर उस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया कितना होना चाहिए। अगर उसका फिजियोलॉजिकल या फिर वर्क ज़्यादा है, अगर वो फास्ट है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसका काम कम है, वर्क डन कम है या फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन कम है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, साइज है या फिर नंबर है, वो वेरी करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पे या फिर उसके वर्क डन पे। ठीक है, तो हम वो पॉइंट लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, साइज है या फिर नंबर है, वो क्या करता है? वेरी। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन
या फिर वो सेल्स का वर्क डन, है ना, कि वो सेल्स ने कितना काम किया, वर्क डन बाय सेल। ठीक है, वो सेल्स के वर्क डन पे, वो सेल्स के फिजियोलॉजिकल एक्शन पे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, साइज, नंबर वेरी करता है। ठीक है, तो जिस सेल्स का वर्क डन ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए रहेगी, तो उसके लिए उस सेल्स में, उस सेल्स ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, इसका डायमीटर इतना है, लेंथ इतना है। आपको एटीपी सिंथेसिस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उनके शेप, साइज, नंबर वेरी करते हैं, वो इजीली विजिबल नहीं होते इन द माइक्रोस्कोप में अनलेस जब हम स्टेन विद द हेल्प ऑफ डाई का यूज ना करें। ठीक है, डाई का नाम क्या है, जेनस ग्रीन। ठीक है, इतना समझा आपको। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने डायग्राम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट होगा वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वैक्यूल। चलिए, ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट रह गया था, देखिए जरा ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवाइडेशन कैसे होता है, बाइनरी फिजन। कैसे होता है, बाइनरी फिजन से। ठीक है, एक पॉइंट बच गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे होता है, बाइनरी फिजन से। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि O2 का नीड ना, तो यहाँ पे आपको O2 वाला जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो एरोबिक रिएक्शंस ये कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो जो एटीपी का सिंथेसिस है वो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है उसमें मिलेगा, लेकिन एनारोबिक रिएक्शन में भी एटीपी का सिंथेसिस मिलता है, कि उसमें बस नंबर वेरी करता है कि वहाँ पे जो एटीपी है एनारोबिक रिएक्शंस में वो कम मिलने का देखने को, और एरोबिक रिएक्शन में आपको 38 एटीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रिएक्शन होते हैं, इनका जो डिवाइडेशन होता है, ये डिवाइड कैसे होते हैं, बाइनरी फिजन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं कि ये जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, और प्लांट सेल्स में वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम 90% ऑफ द सेल। यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें 90% सेल, आपको 90% स्पेस कौन देखने को मिलेगा, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि वैक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। वैक्यूल, ये हो गया सेल। सेल के अंदर आपको ऐसे बड़ा सा एक वैक्यूल देखने को मिलेगा, और जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी साइड में चला जाता है ड्यू टू द लार्ज स्पेस ऑफ वैक्यूल। अब देखो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में दिखेगा, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में दिखेगा। समझा, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल। ये जो वैक्यूल है इसका जो मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। तो इसका जो मेम्ब्रेन है या फिर इसका जो बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैंने बताया है कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स को ही वो क्या करेगा, अपने अंदर लेगा। तो ये जो टोनोप्लास्ट लेयर है वो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, जो जिसकी ज़रूरत होगी उसी को वो इस मेम्ब्रेन के अंदर आने देगा, वरना वो हर एक चीज़ को बाहर ही रखेगा। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो टोनोप्लास्ट होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब ये समझो सेल है, तो ये जो वैक्यूल है, क्या है, वैक्यूल।
अब आप देखेंगे कि इस वैक्यूल के बाहर आपको जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो दिखाई देगा और इसके अंदर हाई दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से आपको कहाँ पे जाते हुए दिखेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। कहाँ पे जाते दिखेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। तो जो इनका मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, आप लिखेंगे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ तक, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाते हुए दिखेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसमें किसकी नीड होती है, एटीपी की। किसकी नीड होती है, एटीपी की। हम लिखेंगे नीड एटीपी। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ी इसे, एटीपी, या फिर हम लिख सकते हैं एनर्जी। ठीक है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा 10th में कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हायर टू लोअर जाता है तो उसे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वही मॉलिक्यूल्स अगर लोअर टू हायर की तरफ जाता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि वो ट्रांसपोर्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे और उस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी लगेगी या फिर एटीपी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका। ठीक है, तो वो अब ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल में आपको जो भी लिक्विड रीजन दिखेंगे, ये जो लिक्विड रीजन है वैक्यूल में, उसे हम सैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैप। तो ये जो लिक्विड रीजन है, जो भी है पूरा इसके अंदर लिक्विड रीजन, उसे हम सैप बोलेंगे। ठीक है, तो ये सैप में क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर वो मटेरियल जो नो नीड फॉर सेल। ठीक है, कि ये जो वैक्यूल का काम क्या होता है कि जो सेल्स में, इस सेल्स में जो भी सॉल्ट है, वाटर है, शुगर है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, उन सबको अपने पास कलेक्ट करने का। या फिर वो मटेरियल जो सेल्स की नीड नहीं है, सेल्स को अगर समझो ये मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है तो वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे चला जाएगा, वैक्यूल में। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो सेल वो सब्सटेंस को अपने बाहर निकालना चाहता है तो वो सब्सटेंस भी कहाँ पे चला जाएगा, वैक्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक वाटर पिगमेंट होता है, उसका नाम है एंथोसाइनिन। इसका सिर्फ नाम याद रखो चलेगा। ठीक है, वाटर लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलेंगे एंथोसाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है कि ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल ऑक्यूपाई स्पेस 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल। मतलब जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल में 90% जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कौन करता है, वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल ने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है वो सेल का 90% हिस्सा होता है। ठीक है, तो सेल का 90% हिस्सा किसके पास है, वैक्यूल के पास में। क्यों, क्योंकि वैक्यूल के पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो भी सेल्स को नीड नहीं है, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल, एंजाइम्स, प्रोटीन, सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट में आपको कोई भी चीज़ ढूंढना है तो वैक्यूल में चले जाइए, आपको वैक्यूल में प्लांट की हर एक चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब वैक्यूल दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल लिख लो, अमीबा या फिर पैरामीशियम में। ठीक है, समझो कि अमीबा, पैरामीशियम्स कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, इनमें जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। वो कैसे कि समझो अगर ये तो एक्वेटिक हैं, ठीक है, एक्वेटिक हैं यानी पानी में रहने वाले हैं, अमीबा, पैरामीशियम। तो पानी में रहने की वजह से कभी कभी इनके अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है।
ठीक है। तो जब ज़्यादा पानी आता है तो इनका जो वैक्यूल होता है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ज़्यादा अगर पानी आ गया तो एब्जॉर्ब करके उस पानी को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन कर दिया, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है पानी को एब्जॉर्ब करना, और एक्सक्रीशन का मतलब हो गया पानी को एक्सपेल आउट करना। तो हम लिख सकते हैं एक्सपेल्ड आउट ऑफ H2O, है ना। ज़्यादा अमाउंट में पानी आ गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लेना और फिर उसे बाहर निकाल देना सेल के। तो ये काम किसका हो गया, वैक्यूल का इन द अमीबा एंड पैरामीशियम। तो वो वैक्यूल कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, कि ज़्यादा पानी हो गया तो एब्जॉर्ब कर लेना फिर बाहर चले जाना, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप में होते हैं, ठीक है। इतना हो गया आपका। एक नेक्स्ट दूसरा टाइप होता है जिसे हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। हैशटैग डालिए फूड वैक्यूल। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सेल हो गया और ये इसका फूड है, ये क्या है, फूड है, और ये सेल है। तो अब क्या होता है कि ये सेल कुछ ऐसे इन्वेजिनेशन फॉर्म में चला जाता है और इस फूड को इंगल्फ करने की कोशिश करता है। ये क्या है, फूड। अब ये देखो, ये सेल है, ये फूड है। अब ये क्या होगा कि इसमें जो वैक्यूल होगा, ये वैक्यूल क्या करता है कि वो फूड को इंगल्फ करने की कोशिश करता है। अभी समझो सेल है, ठीक है, सेल ने क्या किया, फूड आ गया। अब फूड तो चाहिए सेल को, तो अब ये सेल क्या करता है, एक ऐसा इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, और वो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये फूड को अपने अंदर ले लेगा, राइट। तो ये फूड कहाँ पे चला गया, इनसाइड द सेल। ये क्या हो गया, इनसाइड द सेल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, ठीक है। जैसे ये सेल है, ये खाना है, तो सेल ने क्या किया, एक इनफोल्डिंग फॉर्म में, इन्वेजिनेशन फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लिया और वो फूड को अपने तरफ अंदर लेने की कोशिश किया। अब ये जो फूड है वो इनसाइड द सेल चला गया। अब ये सेल अंदर ही जाते क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल, ठीक है। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इंगल्फ ऑफ फूड। इंगल्फमेंट बोलो या फिर इंगल्फ बोलो, एक ही बात है। तो इंगल्फमेंट ऑफ फूड, इंगल्फमेंट ऑफ फूड। इंगल्फमेंट ऑफ फूड का मतलब हो गया कि वो सेल इन्वेजिनेशन फॉर्म बना के उस फूड को अपने अंदर लेगा और ये फूड अंदर जाते ही फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। वैक्यूल के दो टाइप्स थे, एक था फूड वैक्यूल, एक था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। जो भी डाउट रहेगा आपको कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।